डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं आपका सैंपल पेपर नंबर 3। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें सैंपल पेपर नंबर 1 और 2 करवा दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा प्रश्न रहेगा वो गद्यांश आधारित रहेगा। पहले हमको सारे एमसीक्यू करने होंगे, उसके बाद हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होंगे, उसके बाद हम करेंगे विस्तार वर्णन जो प्रश्न होते हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न उनको। तो यहाँ पर जो है आपका खंड अ है जिसमें वस्तु पूरक यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जो है मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आपको इसके आंसर समझ में आएंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार युवा पुरुष के जीवन की सफलता किस पर निर्भर हो जाती है? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर। का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कैसे लोगों के साथ रहने पर हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता? हम कैसे लोगों के साथ रहने पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं उन लोगों के साथ रहने पर जो है हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। अगर गद्यांश आपने पढ़ लिया तो आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे। तीसरा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है युवा पुरुषों की क्या कमजोरी है? तो युवा पुरुषों की कमजोरी क्या है कि वे जो है विवेक से काम यानी संयम से काम नहीं करते। आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं आप फटाफट स्किप करके आंसर्स देख रहे होंगे, तो आप में अंदर विवेक नहीं है, तो आप जो है सबसे बड़ी आपकी ये कमजोरी है। तो विवेक संयम रखना सीखिए। ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विवेक से काम नहीं लेते हैं युवा पुरुष। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है इसमें मित्र बनाते समय क्या करना चाहिए? तो मित्र बनाते समय हमें व्यक्ति के पूर्व आचरण और स्वभाव पर विचार करना चाहिए कि वो कैसा व्यक्ति है। पांचवा प्रश्न जो है इसमें आपको एक कारण और कथन दिया गया है। इसमें आपका कारण जो कथन रहेगा ए और कारण रहेगा आर, उसको पढ़ने के बाद में आपको सही विकल्प को चूज करना है। यहाँ पे कथन दिया गया है ए और ये कथन नहीं है, यहाँ पे कारण लिखना चाहिए। यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कारण होगा, ये कथन नहीं होगा, तो रीजन। ठीक है, ऐसे लोगों का साथ अच्छा है जो हमें हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हैं। ऐसे लोगों का साथ अच्छा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है। क्या ये बात सही है? तो यहां पर देखेंगे, हम गद्यांश अगर पढ़ चुके हैं तो हमारे को पता चलेगा कि ये बात गलत है। दूसरा जो कारण दिया गया है, हमें उनकी बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, ये बिल्कुल गद्यांश के हिसाब से सही है। इसका मतलब मेरा पहला और दूसरे का आंसर पता चल चुका है। अब मैं देखता हूं हमारे ऑप्शंस में क्या है। तो हमारा कथन ए जो है गलत है, लेकिन कारण आर जो है सही है, तो यही ख ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा पांचवें प्रश्न का। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें फिर से आपको एक गद्यांश मिलेगा। इस गद्यांश को फिर से पढ़ना है आपको। प्रश्न पत्र का पीडीएफ में दे चुका हूं, पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके पढ़ लें। अगर आपको इस वीडियो को समझना है, संतुष्टि रहना है अपने आप को और अच्छे तरीके से तैयार करना है, और आप चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट में आए, तो मैं ये वीडियोस केवल मेरिट वाले बच्चों के लिए ही बना रहा हूं। तो जो बच्चे मेरिट में जाना चाहते हैं, केवल ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अपने आप को एक ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं, पहली बार अपने आप को उस स्तर पर देखना चाहते हैं जिनकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। तो पीडीएफ देख करके इसको डाउनलोड करके उसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद में फिर हमारे प्रश्नों के आंसर देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला प्रश्न जो है, प्रत्येक काम में विशालता के चिन्ह खोजने से लेखक का अभिप्राय है। तो पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक काम में विशालता के चिन्ह को खोजने से लेखक का क्या अभिप्राय है? सीधी सी बात ये पूछ रहा है। तो यहां पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? प्रत्येक काम को महत्व देकर गहराई से समझें, इसका मतलब ये कहना चाहता है लेखक। तो पहले ऑप्शन में ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, अस्तित्व शब्द का अर्थ जो है, अस्तित्व मतलब विद्यमान, तो विद्यमानता, सीधा सीधा है, बाकी पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर तीसरा जो प्रश्न है इसमें आपको कथन पहले समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। तो देखिए, हमारी मानसिक स्थिति एक कीटाणु या विषाणु की तरह है, यानी कि हमारी मानसिक स्थिति कीटाणु और विषाणु की तरह है। क्या ये सही है? तो पैसेज अगर आपने पढ़ा है तो ये गलत कथन है। दूसरा क्वेश्चन है, नवीनता हमारे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और राष्ट्रीय विकास के लिए है, तो ये भी कथन बिल्कुल गलत है अगर आपने गद्यांश पढ़ा है। तीसरा जो इसमें दिया गया है कथन, जो स्वतंत्र मानसिकता वाले होते हैं वो दूसरों की आवाज सुनते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। अगर हम देखें तो ऑप्शंस के हिसाब से केवल 3 नंबर सही है, यानी कि ख ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो उत्तर हमारा ख हो जाएगा। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न जो है इसमें पूछा गया, लीक से हटकर सोच को विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो लीक से हटकर सोच को विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अंतर मन में सदैव जिज्ञासा होना आवश्यक है। तो ग ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व के आधार की परिचालक है, क्योंकि यह जो है व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील रखती है। ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पदबंध आधारित प्रश्न है, और सैंपल पेपर नंबर 2 में मैंने पदबंध जो है पूरा समझा दिया है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको पदबंध समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं केवल आंसर्स को अब बताता हूं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, धीरे धीरे नाव
पानी में डूबती चली गई। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध जो है क्या है? देख रहे हो कि यहाँ पे क्रिया हो रही है, डूबती चली गई है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है क्रिया पदबंध है, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, उड़ती हुई चिड़िया अचानक गिर गई। इस वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? तो इसमें देखो उड़ती हुई थी तब गिरी है ना, तो यहाँ पर जो है इसमें विशेषणता क्या थी उसकी? उड़ रही थी, यानी कि उड़ती हुई, घ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न में पूछा गया है क्रियापद बंध का उदाहरण आपको छांटना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और केवल क्रियापद वाला पदबंध ही आपको छांटना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन रात परिश्रम करने वाले सफल हो जाते हैं, यही आपका क्रियापदबंध हो जाएगा। का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चौथा प्रश्न जो है इसमें फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भागना शुरू कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को, जो है ना, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना, यहाँ पे भगाना होना चाहिए, भगाना शुरू कर दिया, ठीक है, या उसकी वजह से भागना शुरू कर दिया, ठीक है, इस तरह से था। ये थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है इसमें, लेकिन रेखांकित पदबंध का जो है भेद आपको बताना है, तो यहाँ पे जो हमारा रेखांकित है हम इसके हिसाब से आंसर आसानी से दे सकते हैं। फैलते हुए प्रदूषण यानी कि क्या हो रहा है? तो फैलते हुए प्रदूषण का मतलब है ये संज्ञा, यहाँ पे कोई क्रिया उरिया कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? संज्ञा पदबंध। का ऑप्शन जो है इसका चौथे का करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न की बात करें, कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। रेखांकित पदबंध किस प्रकार का है? इधर उधर जो है रेखांकित पदबंध है, ये कैसा है? तो ये बता रहा है हमारे को क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहां पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है उसके ऊपर। यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य का भेद जो है आपको बताना है और उसके हिसाब से 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से केवल 4 को ही करना है। मैं आपको रचना का भी जो है सारा बता चुका हूं कि रचना पे मिश्र वाक्य क्या होता है, सरल क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, एसपी नंबर 2 में, यानी कि सैंपल पेपर नंबर 2 हिंदी बी में, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, सैंपल पेपर नंबर 3 आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया, जापान में चाय पीने की एक विधि है जिसे चा नो यू कहते हैं, सरल वाक्य क्या होगा इसका? तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि चाय में, जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। ये सिंपल वर्ड जो है आप जो है देख सकते हैं इसमें, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है, बात करने में सब एक से एक बढ़कर हैं लेकिन सही बात कोई नहीं बताता, वाक्य का कैसा भेद है? तो यहां पर देखो इसको जोड़ा गया है लेकिन से, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसा वाक्य हो गया? सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य हो गया। तो ग ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, पढ़ने की इच्छा होने पर ही तुम यहां से जाओ, वाक्य का मिश्र वाक्य में जो है आपको रूपांतरित जो ऑप्शन है वो चूज करना है कि मिश्र वाक्य क्या होगा इसका। तो मैंने आपको एसपी नंबर 2 जैसे बता चुका हूं, सब कुछ बता चुका हूं कि कैसे मिश्र वाक्य की हम समझते हैं, कैसे सरल वाक्य को समझते हैं। तो एसपी 2 नंबर अगर आपने देखा है तो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का जो आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा, जब पढ़ने की इच्छा हो तभी तुम यहां से जाओ। ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, मिश्र वाक्य में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य, अच्छी तरह से जानते हैं संयुक्त वाक्य को जो है और से जोड़ दिया जाता है, मतलब कोई दो वाक्यों को जोड़ दिया जाएगा। तो उसने मुझे देखा और खिसक गया, यह है इसका संयुक्त वाक्य। और पांचवा प्रश्न है, कार्य पूरा करके मजदूर घर चले गए, वाक्य का कैसा भेद है? आपको देखने में लग रहा है कि ये बहुत ही सिंपल वाक्य है, तो सरल वाक्य जो है ये हो गया। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम ढूंढें और मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में समझें, बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, निर्देशानुसार समास पर आधारित। समास भी मैंने दूसरे एसपी 2 में समझा दिया है, ठीक है। सैंपल पेपर 2 जो डाला था मैंने हिंदी भी का, उसमें बहुब्रीहि क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है, तत्पुरुष क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, क्या इनकी जो संरचनाएं हमें इंगित करती हैं, सब कुछ उसमें बताया हुआ। अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आने वाला है। 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से कोई 4 को आपको उत्तर दे देने हैं, ठीक है। ये पैटर्न आपका ऐसा ही रहेगा, आपको पता ही है। तो यहाँ पे पहला है, जगन्नाथ में समास है। तो जगन्नाथ में कौन सा समास है, बस आपको यही बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? जगन्नाथ में कौन सा समास है? तो यहां पर जो हमारा बहुब्रीहि समास है, का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है, प्रतिदिन का समास विग्रह जो आपको बताना है, तो प्रतिदिन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? दिन दिन, घ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, घ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है उसको देखते हैं। निम्न जो है युग्म है, इनको मतलब यहां पर आपको सामने दिया है समस्त पद और उसके दिए हैं समास के नाम। तो हमें यह समझना है कि जो समस्त पद है क्या वो समास का नाम उसके सामने सही दिया गया है। इसी तरह से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ही समास के नाम दिए गए हैं, और इनको अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे को समझ में आ जाएगा कि हमने जो है गलत किया है या सही किया है। यहां पर हम यहीं से आंसर को टिक करेंगे, बाद में हम यहां पे उपरोक्त ऑप्शन में जाएंगे। पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा क्या गया, सदधर्म, सदधर्म में कर्मधारय समास बिल्कुल सही है,
ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा इसमें ऑप्शन, दोपहर में अव्ययी समास नहीं है, ठीक है। माता पिता द्वंद्व समास बिल्कुल सही है। द्वंद्व समास को मैंने बताया था अपोजिट होते हैं। अगर एसपी नंबर 2 देख लिया है तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। माता पिता उल्टा बताता है द्वंद्व समास हमेशा, तो ये भी सही है आपका, ये गलत है। और दशानंद तत्पुरुष समास, क्या ये है? दशानंद तत्पुरुष समास होता है क्या? आपको अच्छी तरह से ज्ञान है, अगर SP2 देखा है तो ध्यान से, तो ये भी क्या है आपका गलत है। यानी कि मेरे पास दो ही ऑप्शन सही आए हैं। अब मैं देखता हूं कि युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहां पर देख सकता हूं मैं पहला और तीसरा, यानी कि पहला और तीसरा किस में आ रहा है? तो ख ऑप्शन देख रहे हैं हम, पहला और तीसरा जो है हमें सही बता रहा है, तो ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न जो है इसमें सीधा सीधा पूछा गया, वनवास शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का नाम का जो है चयन करना है, यहाँ पे दिया गया है। और वनवास का जो है सही विग्रह कौन सा है और सही समास कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। तो सीधा सीधा आप जानते हैं वनवास का मतलब हो गया वन में वास, और इसमें कौन सा आता है समास? तत्पुरुष समास, तो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की बात करें, गिरधर का समास विग्रह और भेद दोनों चीज फिर से बताना है। चौथा जैसा आपने प्रश्न दिया है वैसे ही पांचवें का उत्तर देना है। तो यहाँ पर गिरधर का समास विग्रह क्या होगा? तो गिरी को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण बहुव्रीहि समास का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 यहाँ पे 6 प्रश्न है ना, 6 प्रश्न में से 4 को ही आपको उत्तर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर जो होगा सीबीएसई का आएगा उसमें भी 6 ही प्रश्न आपको बहुविकल्पीय मिलेंगे, उसमें से केवल आपको 4 ही करने हैं, यानी कि 2 एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। आपकी मर्जी है उसको करें या ना करें, ध्यान रखना है। इन जो जहां पे यहाँ पे दिशा निर्देश जब भी दिया जाता है तो इसको जरूर पढ़ा करें, क्योंकि जब भी पैटर्न चेंज होता है तो दिशा निर्देश बहुत कामगार होते हैं आपके लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का जो है आपको चयन करना है। तो यहाँ मुहावरा भी दिया गया है और उसका अर्थ भी दिया गया है, लेकिन उचित कौन सा है ये हमें देखना है। अगर आप इन सभी को पढ़ चुके हैं तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि अकल का अंधा यानी कि मूर्ख होता है, ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समझ आना के लिए उपयुक्त मुहावरा जो है क्या होगा? समझ आना यानी कि आंखें खुल जाना, ठीक है, तो ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो है, शहीद बेटे को तिरंगे में लिपटे हुए देखकर माँ का खालिस्तान रिक्त स्थान की पूर्ति जो है मुहावरा यहाँ भरना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है कलेजा क्या हो गया उसका? मुंह में आ गया, ठीक है ना, कलेजा मुंह को आना, तो ये होता है ग ऑप्शन इसका करेक्ट है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, चोर ने खालिस्तान घर में घुसकर सभी गहने चुरा लिए। यहां पे भी आपको जो है सही विकल्प चुनना है यहां पर। तो चोर कैसे घुसा होगा? तो सही आंसर हो जाएगा दबे पांव। चोर ने दबे पांव घर में घुसकर सभी गहने चुरा लिए। पांचवा प्रश्न है, रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित होगा? यहां पे रेखांकित, अत्यंत क्रोधित होना, इसके लिए क्या होता है? अत्यंत क्रोधित होना, इसका मतलब हो जाएगा हमारा कि आग बबूला होना। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है छठा, देखिए, क्योंकि हमें 6 में से केवल 4 के उत्तर देने हैं, हम सारे करेंगे, हम सारे प्रश्न को करेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, ताकि बोर्ड में चाहे इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से, तो जो भी मैं सैंपल पेपर्स दे रहा हूं इसी में से आएंगे। तो इनमें से जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूं उनको जरूर पढ़ना, एक बार रिवाइज जरूर करना, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अगर जो बच्चे आपने आपको इतना साबित करना चाहते हैं कि इस बार मैं मेरिट में आना चाहता हूं, वो बच्चे जरूर इसको फॉलो करेंगे। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, सभी को अच्छी तरह से पता है क्या करना है यार। चौथा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसका मतलब है ईद का चांद होना, तो ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सातवें प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके, यहाँ पे पद दिया गया है, पहले गद था, गद मतलब होता है आपका कोई कहानी टाइप में, और पद्यांश मतलब होता है कविता टाइप में, ठीक है। तो पद जो होता है वो कविता की तरह लिखी गई है, तो इसको आप पहले पढ़ेंगे, कविता को समझेंगे, उसके बाद जो पहला प्रश्न है उसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे। पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कोई भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है। कमेंट पे हम सारे के सारे बच्चों के रिप्लाईज को जो है कबूल करते हैं और उनको रिप्लाई भी देते हैं और उनके कमेंट को भी पढ़ते हैं। तो हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला रहेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पहला प्रश्न, कवि के अनुसार मनुष्य कौन है? तो कवि के अनुसार मनुष्य कौन है ये हमारे को बताना है। तो कवि के अनुसार जो मनुष्य के लिए जीता मरता है वही मनुष्य है, जो मनुष्य के लिए जीता मरता है वही मनुष्य है। ग ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका देखिए, पशु प्रवृत्ति क्या है? तो पशु प्रवृत्ति क्या है? तो पशु का मतलब केवल अपने लिए जीना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर केवल अपने लिए ही जीना पशु प्रवृत्ति है, पशु की तरह है, ठीक है। पशु अपने लिए ही जीते हैं, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, अमर, कौन अमर हो जाता है? तो कौन अमर हो जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जो दूसरों के लिए
जीता मरता है वही अमर हो जाता है का ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप पैसेज पढ़ चुके हैं, जो कविता मैंने बताई अभी अभी पीडीएफ डाउनलोड करके, अगर आप पढ़ चुके हैं तो सारे आंसर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। चौथा प्रश्न जो है, कैसी मृत्यु सुमृत्यु होती है, तो कैसी मृत्यु को हम सुमृत्यु बोलेंगे। अगर आपने पद्यांश पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें मरने के बाद भी लोग याद करते हैं वही सुमृत्यु, वही सफल मृत्यु कहती है। तो हमारे को जो है आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन, जिसमें मरने के बाद भी लोग हमें याद करते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब यहाँ पे जो है ऑप्शंस इनको पढ़ना है, पहले समझ लीजिए फिर हम आगे इसके आंसर्स को देखेंगे। और जब इसको पढ़ लेंगे तो पद्यांश से मेल खाते वाक्यों के लिए उचित विकल्प जो है चुन करके हमको लिखना है। पहला बोला गया मृत्यु निश्चित है, बिल्कुल सही है। अगर आपने पद्यांश पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया होगा। हमें उससे डरना चाहिए, ये एक पद्यांश के हिसाब से गलत है। मृत्यु ऐसे हो कि मरने के बाद सभी याद करें, बिल्कुल सही है, अभी अभी हमने इसका आंसर दिया था। परोपकारी अमर हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है पद्यांश के हिसाब से। पांचवा, दूसरों के लिए जीना पशुओं का स्वभाव है, ये बिल्कुल गलत है, पशु दूसरों के लिए नहीं जीते हैं, ये आपका कथन गलत है। अब हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं, पहला ऑप्शन सही है, फिर तीसरा सही है और फिर चौथा सही है। यानी कि अगर मैं देखूं पहला, तीसरा और चौथा किसमें है, ग ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है सही है, तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन करिए। आप सीधे सीधे प्रश्न है और जिनके आंसर्स आपको देने हैं, बुक से जो है आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बादलों के छा जाने से क्या होता है, तो बादलों के छा जाने से क्या होता है, तो पर्वत जो है अदृश्य हो जाता है, यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जो जवानी खून में नहीं बहती वह किससे बदनाम करती है, जो जवानी खून में नहीं बहती वो किसे बदनाम करती है, तो वो हुस्न और इश्क को बदनाम करती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम 9वें प्रश्न की तरफ, क्योंकि यहाँ पे देखा आपने पढ़ा होगा कि इसमें से उत्तर देने के लिए सही विकल्प चयन करना है। 8 में 2 ही प्रश्न पूछे गए, यहाँ पे सीधा सीधा मार्क्स से ही पता चल जाता है कि कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अब आते हैं हम 9वें में, निम्नलिखित गद्यांश। फिर से आपको गद्य दिया गया है, इस गद्य को पढ़ना है और गद्य को पढ़ने के बाद में जो है आपको आंसर्स देने हैं। मैंने हर बार बोला है कि पीडीएफ डाउनलोड करिए और गद्य को पढ़िए, उसके बाद ही आप जो है इसके आंसर्स अच्छी तरह से दे पाएंगे, समझ पाएंगे। पहला जो प्रश्न है इससे बात करते हैं, लेखक की माँ किस बात से दुखी थी, तो लेखक की माँ जो दुखी थी वो कबूतर के दोनों अंडे टूट गए थे इस वजह से दुखी थी, तो ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न देखिए, लेखक की मां खुदा से किस गुनाह को माफ करना चाहती थी, तो यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो दूसरे का हो जाएगा वो हमारा आंसर सही आंसर हो जाएगा, दूसरा अंडा टूट जाने का गुनाह। ठीक है, तो ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित कथन, कथन दिया है, कारण दिया है, पढ़ना है और हमें ध्यान से पहले टिक कर लेंगे कि गलत कौन सा है सही कौन सा है, फिर हमारे पास आंसर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कथन जो है इसमें बोला गया, मां ने अपना गुनाह खुदा से मुआफ कराने के लिए पूरे दिन रोजा रखा, कथन बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है, कबूतर का अंडा बचाने की कोशिश में अंडा उनके हाथ से गिरकर टूट गया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, तो मेरा विकल्प आराम से मैं चूज कर सकता हूं कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, तथा कारण आर जो है कथन ए का जो है सही व्याख्या करता है, घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रत्यय के मेले से नहीं बना, प्रत्यय जिसमें यूज नहीं हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे में प्रत्यय है, केवल एक शब्द में प्रत्यय नहीं है, वो है गुनाह, का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, मां की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि 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 कबूतर की आंखों में दुख देखकर व्यथित हो गई थी इसलिए, तो घ ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 10वां प्रश्न जिसमें पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शिक्षा के संदर्भ में भाई साहब के काम करने का तरीका दर्शाता है। यहां पर ऑप्शन सारे हैं, इनको पहले हम पढ़ेंगे, जो सही होगा उसको सही कर देंगे, जो गलत होगा उसको काट देंगे और फिर आराम से हम जो है आंसर्स को मैच कर पाएंगे। पहला जो यहां पर, वे कल का काम आज ही करते थे, उनके शिक्षा के संदर्भ में जो तरीका दर्शाता है उसी की हम बात कर रहे हैं। वे कल का काम आज ही कर लेते थे, बिल्कुल कथन गलत है। वे आज का काम कल पर टालते थे, ये भी गलत है, गद्यांश के हिसाब से हमें आंसर देना है। वे एक साल का काम एक महीने में ही कर डालते थे, ये भी कथन गलत है। वे एक साल का काम 2-3 साल में करते थे, ये कथन बिल्कुल सही है। अभी हमारे को दिख गया कि एक ही आंसर सही है, इसका मतलब मैं आसानी से जो यहाँ पर ऑप्शन को चूज कर सकता हूं। यहाँ पे दिख रहा है मेरे को केवल चौथा ऑप्शन सही है, तो इसीलिए हमारा ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का, इसके 10वें का पहले पार्ट का। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसी का दूसरे पार्ट में, गत वर्ष
अपना हिस्सा बहुत साधारण था। वाक्य में अपना शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसमें इस वाक्य में जो ये अपना शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, यही आपको केवल बताना है। तो ये आपको बताया गया है कि ये कलकत्ता वासियों के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? कोलकाता वासियों के लिए। तो यहाँ पर जो है ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं खंड बी में वर्णनात्मक प्रश्नों की तरफ, जो कि हमें लिख करके उत्तर देने होंगे। ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, इसमें हमारा दिमाग चलेगा और हमारी कहानी चलेगी। पहला क्वेश्चन, पढ़ाई और परीक्षा के प्रति बड़े भाई साहब और छोटे भाई के दृष्टिकोण में क्या मौलिक अंतर है? आपके विचार, हमेशा देखो सीबीएसई है ना, आपके विचार ज्यादा पूछता है। सीबीएसई का एक स्टैंडर्ड रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। कई कई बच्चे जो जब बोर्ड में आते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली सीबीएसई का पैटर्न कैसा होता है। सीबीएसई सबसे ज्यादा कोशिश करता है बच्चों की मानसिकता को उजागर करने का और उनकी मानसिकता बढ़ाने का, इसीलिए वो प्रश्न जो है सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर ही डालता है कि वो अपने मानसिक समझ के हिसाब से प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखो, यहाँ पे अपने विचार से दोनों में सामंजस्य किस प्रकार बैठाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो आपके विचार यहाँ पे प्रकट करते हैं। चलिए, तो देखिए, पढ़ाई और शिक्षा के प्रति बड़े भाई साहब और छोटे भाई के दृष्टिकोण में क्या मौलिक अंतर है? देखिए, पढ़ाई और परीक्षा के विषय में बड़े भाई साहब और छोटे भाई के दृष्टिकोण में मूल रूप से बहुत अंतर है। मूल रूप से बहुत अंतर है। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई, पहली लाइन आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, मूल रूप से बहुत अंतर है। इसके बाद देखिए, बड़े बड़े भाई साहब की दृष्टि में पढ़ाई बहुत कठिन कार्य है। उनके हिसाब से क्या है? पढ़ाई जो है बहुत कठिन कार्य है। उनके विचार में खेल में रुचि रखने वाला और उसमें समय नष्ट करने वाला विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर सकता, इसलिए वह छोटे भाई को खेलने से रोकते हैं। उनकी दृष्टि में परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत ही कठिन कार्य है। सभी विषयों को याद कर लेना भी उनकी दृष्टि में एक असंभव कार्य है। परंतु अब यहां पे हमने बड़े भाई की तो बता दी, अब हम छोटे भाई की बात करते हैं। परंतु छोटा भाई पढ़ाई को सहज मानता है, यह खेल को पढ़ाई से अधिक महत्व देता है। परीक्षा उत्तीर्ण करना उसके लिए एक खेल ही है। वह एक बार ध्यान से पढ़कर सब याद कर लेता है और परीक्षा में प्रथम आता है। हमारे विचार से बड़े भाई साहब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद को महत्व दें तो दोनों में सामंजस्य जो है बैठाया जा सकता है। इस तरह से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? इजीएस्ट आंसर दूंगा, ऐसा आंसर दूंगा जो मैं आपकी जगह होता तो मुझे अगर यह आंसर लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, उस आंसर को मैं इस तरह से यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी प्रश्नों के आंसर्स मैं इसी तरह से देता हूं एक विद्यार्थी के नाते, कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं बोर्ड में कैसे आंसर्स को लिखता ताकि मुझे पूरे नंबर मिले और जो मेरा एग्जामिनर है वो खुश होकर के पूरे मार्क्स मुझे दे। दूसरा जो प्रश्न है, डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर सुभाष बाबू के जुलूस और उनके साथ पुलिस के व्यवहार की चर्चा जो है आपको करनी है। तो देखिए, ठीक बजकर ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए और उन्हें चौरंगी पर ही रोक लिया गया, लेकिन भीड़ के पहुंचते ही पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। जब वो तो जुलूस लेके आए लेकिन भीड़ ज्यादा हो गई तो लाठी चार्ज कर दिया। बहुत से आदमी घायल हुए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लाल बाजार लॉकअप में जो है भेज दिया गया। और यहां पर क्षितिश चटर्जी और ब्रजलाल गोयनका भी घायल हुए, दोनों घायल हो गए। और धर्मतल्ले के मोड़ पर, या धर्मतल्ला जो जगह है कलकत्ता में जगह है, ठीक है, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस जो है टूट गया। इस धर्मतल्ला को देखने भी गया था मैं। अंत में स्त्रियों ने जुलूस की बागडोर संभाली। किसने संभाली थी? स्त्रियों ने। अंत में जब ये सब तो भाई कुट पिट गए, जेल में चले गए, तो स्त्रियों ने जुलूस की बागडोर संभाली। पुलिस ने उन पर भी लाठियां बरसाई और 105 स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर भी कुछ स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ गई और उन्होंने जो है झंडा फहराया और प्रतिज्ञा भी पढ़ी। ठीक है, तो ये पुलिस के व्यवहार की चर्चा भी की। ठीक है, और हमने उसके आधार पे जो है आंसर को दिया। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, देखिए, कारतूस पाठ के अंत में जब लेफ्टिनेंट कर्नल से आने वाले सवार का नाम पूछता है, जो आने वाला सवार था उससे लेफ्टिनेंट कर्नल से आने वाले सवार का नाम पूछता है, तो नाम ना बताकर कर्नल उसे जाबाज सिपाही क्यों बताता है? तो हम कहेंगे पाठ के अंत में वजीर अली कर्नल से कारतूस लेकर उसे अपना नाम बताकर कमरे से बाहर निकल जाता है। बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल से आने वाले सवार का नाम पूछता है, कर्नल उसका नाम न बताकर उसे एक जाबाज सिपाही कहता है, क्योंकि वह बहादुरी के साथ उसी कर्नल के पास अकेला आ जाता है जो उसी को ढूंढ रहा था।
कर्नल उसकी बहादुरी पर हक्का बक्का रह जाता है। यदि कर्नल लेफ्टिनेंट को उसका नाम बता देता तो शायद लेफ्टिनेंट की दृष्टि में कर्नल एक असफल अफसर साबित होता। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन है यहाँ पे 3 प्रश्न दिए, इसमें से केवल 2 ही के उत्तर देने हैं। शब्द सीमा जो है 60, उसकी टेंशन नहीं लेनी है शब्दों की। चलिए, पहला प्रश्न जो है, तोप कविता में तोप अपने आकार से सहमति यानी भयभीत करती है, परंतु बच्चे और चिड़िया उसके साथ क्या करते हैं? इसका जो है उदाहरण से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है? तोप को जो आप देखो, तोप देखते हो तो विशाल और डर लगता है तोप को देख के, लेकिन बच्चे और चिड़िया उसके साथ क्या करते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलो देखते हैं इसको आंसर के साथ। तोप अपने विशाल आकार के कारण सामने वाले को भयभीत और आतंकित करती है। ठीक है, गोरे शासकों ने भारतीय क्रांतिकारियों के विद्रोह को दबाने के लिए इस तोप का प्रयोग किया था। इस तोप ने न जाने कितने शूरवीरों को मार डाला था, किंतु फिलहाल यह तोप खिलौने की तरह काम आती है। इस पर बैठकर छोटे बच्चे घुड़सवारी का आनंद लेते हैं, और जब बच्चे ना हो तो अक्सर चिड़िया इस पर बैठ करके गपशप करती हैं, कभी कभी इसके भीतर भी घुस जाती हैं। इस उदाहरण से कवि यह सिद्ध करना चाहता है कि अन्याय अत्याचार करने वाले भले ही कितना ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार उसे एक दिन चुप होना ही पड़ता है। तोप की बात करें, तोप अब पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, गल रहा है, उसे कोई नहीं पूछ रहा है। अर्थात अन्याय करने वालों को एक दिन का जो अंत है एक दिन होकर ही रहता है। बड़े बड़े शूरवीर भी परास्त हो जाते हैं और फिर उनका हाल इस तोप के समान ही हो जाता है। तो इस माध्यम से हम इसके आंसर को दे सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, पर्वत प्रवेश में पावस कविता में वर्णित प्रकृति के दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में। आपको मैंने बोला था हर बार जो है आपको ही फंसाया जाएगा, आपको अपने ही शब्दों में बताना है। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चों के ऊपर कंसंट्रेशन किया जाता है, उनके माइंड को रीड किया जाता है। तो प्रकृति प्रेमी कविवर पंत जी ने इस कविता में प्राकृतिक दृश्यों को बड़ा मनोहरी चित्रण किया है या मनोहर चित्रण किया है। विशाल पर्वत जो है, पर्वत विशाल बहुत मनोहर हैं, जो अपनी पुष्प रूपी आंखों से तालाब रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब निहार रहा है। वहां के झागदार झरने में मोतियों की लड़ी जैसे लगते हैं ये, और ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश को छूते हुए लग रहे हैं। पर्वतों पर मंडराते बादल पंखों वाले पहाड़ जैसे लगते हैं। जोरदार वर्षा के कारण चारों ओर धुआं सा छा गया है। वर्षा में पल पल होने वाले परिवर्तन के कारण ऐसा लगता है जैसे इंद्रदेव जादूगरी दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आप जो अपने शब्दों में अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं पर्वत प्रवेश में पावस। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, कर चले हम फिदा कविता के आधार पर बताइए कि एक सच्चे सैनिक को बलिदान के समय भी दुख का अनुभव क्यों नहीं होता। तो यहां पर हम कह सकते हैं एक सच्चे सैनिक का स्वभाव यह होता है कि वह दूसरों की रक्षा करता है, और इस कार्य के लिए यह अपने प्राणों का बलिदान भी खुशी खुशी कर देता है। देश और मानवता की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करने को वह सुअवसर मानता है, यानी कि एक अच्छा अवसर मानता है। युद्ध को वह एक उत्सव समझता है। और कर चले हम फिदा कविता में सैनिक देश पर अपने प्राण जो है निछावर कर देते हैं। वे अंतिम सांस तक लड़ते हैं। अंत समय में भी उन्हें अपने प्राणों की नहीं अपितु अपने मातृभूमि की रक्षा की ही चिंता होती है। मानवता और देश के प्रति इस समर्पण भाव के कारण सैनिक को बलिदान के समय दुख का अनुभव नहीं होता है, बल्कि उस समय भी उसके अंदर एक जो है बाकपन रहता है। ठीक है, एक उत्सुकता रहती है कि अभी भी है हूं डटा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप आंसर को लिखेंगे। अगला जो है 13वां प्रश्न देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर से 2 प्रश्नों की बात ही हो रही है। चलो 2 प्रश्न देंगे, 3 दिए गए हैं, लेकिन हम सारे उत्तर की बात करेंगे। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत रह गई है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हरिहर काका पाठ के आधार पर जो है उत्तर को आपको देना है कि आप परिवार में किस प्रकार के रिश्तों को उपयुक्त मानते हैं और क्यों। दोनों चीजें पूछ लीजिए, किस प्रकार मानते हैं और क्यों। तो देखिए मेरे हिसाब से, अब हम अपने शब्दों में लिख रहे हैं, मेरे हिसाब से समाज में रिश्तों की अहमियत समाप्त होती जा रही है। आज के टाइम के हिसाब से बता रहे हैं। पहले धन की अपेक्षा रिश्तों को महत्वपूर्ण समझा जाता था। आज की डेट में तो पैसा 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 है, पैसा हाय पैसा। ठीक है, परंतु आजकल रिश्तों का आधार केवल स्वार्थ ही रह गया। यानी कि रिश्ता हम किस लिए कर रहे हैं? स्वार्थ के लिए, कि हम उससे काम निकाल सके।
समाज में किसी व्यक्ति का जब किसी से भी स्वार्थ पूरा नहीं होता तो वह उससे संबंध नहीं रखना चाहता। आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। मैं परिवार में रिश्तों को महत्व देता हूं। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, जैसे आप अपनी बात करेंगे, आप आंसर लिख रहे हैं, तो मैं रिश्तों को परिवार में महत्व देता हूं, परंतु मैं यह पसंद नहीं करता कि रिश्तों की आड़ में कोई मेरा शोषण करे और मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करे। मैं अपने माता पिता और अपने निकट संबंधियों से हमेशा रिश्ते बनाए रखना चाहता हूं तथा मैं स्वार्थ की अपेक्षा रिश्तों को ही महत्वपूर्ण मानता हूं। तो इस तरह से आप इस आंसर को देंगे। समझ में आ गया आपको? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सपनों के से दिन पाठ में खुशी से जाने की जगह ना होने पर भी लेखक को कब और क्यों स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? तो देखिए, लेखक खुशी से स्कूल जाना नहीं चाहता था। लेखक के लिए वह खुशी से जाने वाला स्थान नहीं था, क्योंकि शिक्षकों की डांट फटकार और पिटाई के कारण लेखक के मन में एक भय सा बैठ गया था। इसके बावजूद उसके पीटी सर स्काउटिंग का अभ्यास करवाते थे। विद्यार्थियों को पढ़ाने लिखाने के बदले उनके हाथों में नीली पीली झंडियां पकड़ा देते थे और विद्यार्थियों से परेड भी करवाते थे। ऐसा लगता था कि पीटी साहब संचालन में विद्यार्थी लेफ्ट राइट परेड करते हुए अपने आप को किसी फौजी से कम नहीं समझते थे। इसी कारण लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगता था। ठीक है, उसका मेन कारण था पीटी सर। ठीक है, वो पीटी। अगला जो है, इन बातों से पता चलता है कि टोपी को इफ्फन की दादी बहुत प्रिय थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर हम बताएंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहला जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अनेक बातों से पता चलता है। पहला बात जो है, टोपी जो है इफ्फन के घर में जाकर दादी के पास ही बैठा करता था। दूसरा हम बता सकते हैं, टोपी को उनकी बोली में मिठास महसूस होती थी। उनकी किसकी? दादी की। इफ्फन की दादी का निधन होने पर टोपी विद्यालय में जिम्नेजियम में जाकर के कोने में बैठकर बहुत रोया था। ठीक है ना? जो आपका विद्यालय में जो जगह बताई थी उसमें जिम्नेजियम, वहां पर जाकर के वो कोने में बैठ करके बहुत रोया था जब उसका निधन हुआ था। दादी के ना रहने पर टोपी को इफ्फन का घर खाली महसूस हुआ करता था और उसने इफ्फन से दादी बदलने की बात कही थी। उसने क्या बोला था कि तेरी दादी बदल दे, जो दर्शाता है कि उसके मन में दादी के प्रति बहुत ही प्रेम था। तो ये सारे पॉइंट्स जो है बताता है कि इन बातों से हमें पता चलता है टोपी जो है, टोपी को इफ्फन की दादी बहुत प्रिय थी। अगला जो प्रश्न है, जंक फूड। जंक फूड जो है, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है? एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, 100 शब्दों में। इसमें जंक फूड में जो है आपको जंक फूड क्या होता है ये बता देना है, साथ साथ में युवा पीढ़ी और जंक फूड के बारे में थोड़ा सा बता देना है, और जंक फूड खाने के दुष्परिणाम को भी इसमें बताना है। तो इसको हम छोटे से पैराग्राफ में 100 शब्दों में पूरा करेंगे। और जो हमारा पैराग्राफ है और जो चीज़ हम देते हैं, क्वालिटी मटेरियल पूरे मैं बता दूंगा। कोई स्कूल नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता है। जब तक एक टीचर अपने अपने आप को समझेगा नहीं कि स्टूडेंट के लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या उसको समझ में आएगा, जब तक आपको कोई भी स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं दे पाएगा। तो उसको समझना चाहिए, टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, हमेशा आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर जो देखेंगे, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक बार में याद होने वाला है। जंक फूड एक ऐसा भोजन है जो देखने में बहुत ही आकर्षक और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। जंक फूड को सेहत के लिए नहीं बल्कि स्वाद के लिए खाया जाता है। जंक फूड में पोषक तत्वों की भारी कमी होती है, लेकिन इसमें फैट, कैलोरीज, शुगर, नमक और बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें कई तरह के हानिकारक रसायन मिलाए जाते हैं। जंक फूड भले ही स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, मगर युवा पीढ़ी तो जंक फूड की दीवानी है, और कुछ लोगों ने तो इसे खाना अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है भैया, कि मैं पिज्जा बर्गर ही खाऊंगा। टीवी और अखबार में आने वाले विज्ञापनों, होटल और रेस्टोरेंट और अन्य जगहों पर इस जंक फूड को शानदार अंदाज में पेश किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, जोमैटो, फेमैटो, ये सारे के सारे जंक फूड का ही एडवर्टाइज करते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी इसको खाने का मुंह जो है नहीं छोड़ पाती है। नियमित जंक फूड खाने वाले लोगों को बहुत सारी बीमारियां खुद ही आमंत्रित दे देते हैं। जो भी नियमित रूप से लोग खाते हैं जंक फूड, वो बीमारियों को खुद ही आमंत्रित देते हैं। और अधिक जंक फूड खाने के दुष्परिणाम जो है डायबिटीज, हड्डियों की समस्या, मोटापा, ब्लड प्रेशर बढ़ने के खतरे के रूप में सामने आते हैं।
लीवर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल की बीमारियां, कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही पाचन संबंधी परेशानियां भी जन्म लेती हैं। इसलिए दीर्घायु यानी लंबी उम्र व स्वस्थ रहना है तो जंक फूड से दूरी बनानी होगी और घर में साफ सुथरे भोजन से ही दोस्ती करनी होगी। हमने सब कुछ कर दिया इसमें, दुष्परिणाम, युवा पीढ़ी और जंक फूड क्या होता है। इस तरह से हमें यह अनुच्छेद लिखना होता है। ठीक है, इसमें एक भी वाक्य जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम फालतू में नहीं लिखते कि मैं वहां गया था, सोचता रहा, ये हुआ वो हुआ, कहानी नहीं बनाते। इसमें डायरेक्ट हम जो अनुच्छेद को पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं कि एक लाइन भी मिस हो गई तो मतलब अनुच्छेद मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। एक एक लाइन का महत्व है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर अगले अनुच्छेद की बात करते हैं, महानगरीय भीड़भाड़ और मेट्रो। महानगरीय भीड़भाड़ और मेट्रो, यातायात और भीड़भाड़, प्रदूषण की समस्या, मेट्रो रेल की भूमिका क्या है और मेट्रो के लाभ क्या है, इन सभी को हम इसमें जो है दर्शाएंगे। भारत में नियंत्रित या निरंतर बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि ने मेट्रो को आज एक आधारभूत जरूरत बना दिया है। बिल्कुल सही है। जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जिन्होंने मेट्रो देखा है, जो मेट्रो में बैठ चुके हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कितनी भीड़ होती है और कितना जो है वो अच्छी फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट ने शुरू करी। हमारे देश में यातायात से होने वाले प्रदूषण, भीड़ भाड़ की समस्या से जूझ रहा है। हमारा देश जो है यातायात से होने वाले प्रदूषण और भीड़ भाड़ से जो है जूझ रहा है, और इसका कुछ हद तक जो है निदान मेट्रो रेल द्वारा किया जा सकता है। मेट्रो द्वारा की गई काया पलट को समझने के लिए दिल्ली का जो है उदाहरण लिया जा सकता है। मेट्रो को दिल्ली की महारानी की संज्ञा भी दी गई है। बिल्कुल सही बात है। अब तो कोलकाता में जो है आपका ये मेट्रो जो है अंडर सी जाने वाला है, उस पर काम चल रहा है और जल्द ही वो शुरू होने वाला है। तो इनसे इसने दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। यह अत्यंत ही आरामदेह और वातानुकूलित है। बिल्कुल एसी एसी फैसिलिटी है, इसमें गर्मी वर्मी का टेंशन नहीं है। इससे समय की बचत होती ही है, यात्रा भी सुरक्षित रहती है। दिल्ली मेट्रो का प्रारंभ जो है 25 दिसंबर 2002 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पहली मेट्रो को हरी झंडी दिखा करके किया गया था। मेट्रो में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है ताकि यह हर 2 मिनट के बाद चलाई जा सके। सभी मेट्रो स्टेशन आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हैं और रेलों के आवागमन की जानकारी और अन्य सूचनाएं सतत यानी कि लगातार दी जाती हैं। यहाँ स्मार्ट कार्ड की भी सुविधा है। स्मार्ट कार्ड जैसे कि आप एटीएम कार्ड, आपके पास पैसे नहीं है तो वो काम करता है ना पैसे की तरह, उसी तरह से स्मार्ट कार्ड है। इससे बार बार टिकट खरीदने की झंझट से मुक्ति मिलती है तथा किराए में भी कभी कभी जो है छूट मिलती है। मेट्रो रेल ने दिल्ली की यातायात की जो है सूरत ही बदल दी है। तो इस तरह से जो हम सब कुछ जो है लाभ हानि जो भी हमें इसमें पूछा गया सबको इंक्लूड कर दिया। इसी तरह से आपको लिखना है, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एक वर्ड नहीं लिखना, एक कम नहीं लिखना। अच्छा, स्वस्थ भारत अभियान बहुत अच्छा टॉपिक है, आप जानते ही हैं। इसके लिए तो अभी भी चलती है, वो गलियों में घूमती रहती है गाड़ी कचरा के लिए, है ना। आरंभ, उद्देश्य, छात्र और सरकारी कर्मचारियों का सहयोग, जनसाधारण को प्रेरित करना और वेस्ट मैनेजमेंट तकनीकों को बढ़ाना। ये सारे पॉइंट्स को हम एक एक लाइन में इंक्लूड करते हुए खत्म कर देंगे। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जो भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। इस अभियान का उद्देश्य भारत के सभी शहरों और गांवों को साफ सुथरा करना है। यह अभियान वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी के 148वें जन्म दिवस पर शुरू किया गया। महात्मा गांधी को स्वच्छ देश बनाने का सपना था, इसलिए उन्होंने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। इस मिशन को 2019 तक पूरा करने का अनुमान लगाया गया है, जो कि गांधी जी की 150वीं जयंती होगी। इस अभियान में शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देना, गलियों और सड़कों की सफाई, देश के बुनियादी ढांचे का बदलना आदि शामिल है। इस मिशन के उद्घाटन पर लगभग 30 लाख स्कूल और कॉलेज के छात्र, 30 लाख सुनने में हल्का सा लगता है, लाख 30 लाख देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। 30 लाख स्कूल और कॉलेज के छात्र और सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने सड़क खुदवा करके की। मोदी जी ने 9 बड़ी हस्तियों के नाम घोषित किए जिन्हें लोगों को इस अभियान के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी दी गई। इस अभियान के
माध्यम से सरकार वेस्ट मैनेजमेंट तकनीकों को बढ़ावा दे करके स्वच्छता की समस्याओं का समाधान करेगी। स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से देश की आर्थिक ताकत के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से अनुच्छेद को हम खत्म करेंगे बड़े प्यार से और बड़े शुद्ध शुद्ध लाइनों से। ठीक है, ध्यान रखना, अनुच्छेद लिखना आसान काम नहीं होता, इसमें कहानी नहीं लिखी जाती, इसमें पॉइंट टू पॉइंट ही चीजें लिखी जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करें। 3 अनुच्छेद में से कोई एक ही करना होता है, हर प्रश्न पत्र में 3 अनुच्छेद आएगा। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना बहुत इंपॉर्टेंट समझूंगा, अगर आप समझना चाहें तो जो बच्चे हिंदी बी का प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हैं और 14 नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो उनसे अनुरोध है कि वो हिंदी अ के 14 नंबर प्रश्न यहीं से शुरू होगा, अनुच्छेद उसमें अलग मिलेंगे, तो उन अनुच्छेदों को जरूर पढ़ ले। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, क्योंकि मेरा एनालिसिस, मैं जब भी कोई चीज डालता हूं तो सबसे पहले उसका एनालिसिस करता हूं, उसके बारे में समझता हूं कि वाकई में ये मटेरियल डाल रहा हूं क्या काम आएगा, 100% काम आने वाली मटेरियल ही मैं डालता हूं। यही मेरा एम रहता है, बच्चों को वो चीज दी जाए जो उससे उनका टाइम खराब ना हो, पढ़ाई में उनके स्तर में बढ़ोतरी हो, परसेंटेज सुधरे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने घर का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करे। तो देखिए मैं बताना क्या चाहता हूं, एक बार समझ लेना इस बात को, जो समझना चाहते हैं उनके लिए है। तो देखिए जिसके पास हिंदी अ है वो हिंदी ब के 14 नंबर से आगे के सारे प्रश्न देखे, सारे प्रश्न अभी मैं जो दिखाने वाला हूं वो हिंदी बी के लिए भी है और हिंदी अ वाले बच्चों के लिए भी है। क्योंकि इसमें से क्या करता है एग्जामिनर, आपको हिंदी ब में जो है दिखा तो रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, हिंदी अ से उठा के दे देगा। आपने हिंदी अ पढ़ी नहीं है, आप हिंदी ब पढ़ के सारा गए हैं, तो आप बोलेंगे अरे यार ये तो पढ़ा नहीं था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये मैंने जो चीज़ दे दिया है उनको पढ़ लेना। तो हिंदी अ और ब 14 नंबर क्वेश्चन से आगे जरूर पढ़ना, दोनों ही पेपर। तो ब पढ़ते हैं वो अ पढ़ें, और जो अ पढ़ते हैं वो ब के 14 नंबर से आगे पढ़ें। हमेशा याद रखना 14वें नंबर क्वेश्चन से आगे ही आपको पढ़ना है, उसके ऊपर का आपका काम का नहीं है। ऊपर का सिलेबस जो है हिंदी अ का अलग है, हिंदी बी का अलग है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न जो है यहां पर 15वां, इसमें है पीतमपुरा दिल्ली डाकघर से ट्रांस कॉलोनी कानपुर को भेजा गया मनी आर्डर जो है वो अपने गंतव्य मतलब उस जगह तक नहीं पहुंचा। इसकी शिकायत करते हुए प्रेषक की ओर से जिसने भेजा है वो डाकपाल को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें बतानी है, तो हम सीधा सीधा हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस डालते हैं, क्योंकि इसमें जो है गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा है, तो हम सीधा सीधा उसको लिखेंगे और गंतव्य स्थान के बारे में विस्तार से नीचे अंदर हम एप्लीकेशन में बताएंगे। ठीक है, इस लेटर में बताएंगे। सेवा में डाकपाल महोदय, मुख्य डाकघर, जो भी आपको एड्रेस अगर दिया है दिल्ली पिल्ली का, तो वो चीज़ हम मेंशन करेंगे। ये चीज़ तो आपको पता है, बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से अध्यापक सिखाते हैं क्लासेज में, और मैं हमेशा हर वीडियो में समझाता हूँ कि आपको जो है एड्रेस को बहुत तरीके से लिखना है, और एड्रेस जैसे ही आपका खत्म होता है दिनांक जरूर मेंशन करनी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और आपको विषय विषय तो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके नंबर कटते हैं आपके, जानते हो आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, आप लोगों का जो स्टेप मार्किंग होता है, आपने जो ये लिखा है इसके अलग मार्क्स मिलते हैं, आपने ये लिखा है इसके अलग मार्क्स मिलते हैं, और उसके बाद जो आपने नीचे बॉडी लिखी है इसका अलग मार्क्स मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना, स्टेप मार्किंग होती है। तो यहाँ पर जो है महोदय के लिख करके हम सीधे सीधे फटाफट देख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर को खत्म करते हैं। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके डाक घर से दिनांक 28 दिसंबर 2022 को अपनी पुत्री के लिए ट्रांस कॉलोनी कानपुर को जो है 1000 का मनी ऑर्डर करवाया था अपनी पुत्री के लिए। आज 1 माह से अधिक हो गया पर मनी ऑर्डर अपने गंतव्य यानी कि जहां पर पहुंचना था वहां पहुंचा नहीं। इस कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मनी ऑर्डर का विवरण इस प्रकार, विवरण जरूर देंगे, फिर विवरण दे देंगे। मनी ऑर्डर नंबर क्या है, कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 1 2 3 4 5 लिख के एक्स 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 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं होती। प्रेषक का नाम आपको नहीं दिया गया है, अगर दिया गया है तो आपको लिखना है। देखो यहाँ पे दिया गया है क्या, मनी ऑर्डर कहाँ तक नहीं पहुंचा है, हाँ बिल्कुल इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसी एड्रेस को हमें यूज करना है। तो हम जो है प्रेषक का नाम और पता क्या है, जिसने भेजा है उसका नाम पता क्या है, तो कमलेश, ठीक है, और पीतमपुरा और दिल्ली। ठीक है, अगर आपका नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम यूज कर लेना। अच्छा, पाने वाले का पता का नाम नहीं दिया है, पता दिया है नाम नहीं दिया, तो नाम जरूर आप अपने हिसाब से मेंशन कर देंगे। पाने वाले का पता जो रमन रमानी जो भी आपको लिखना है लिख दे, पता लिख देंगे जो एड्रेस अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। तो अगर केवल यहाँ पे कानपुर में भेजा था ट्रांस कॉलोनी में, तो इसके आगे जो घर का एड्रेस 17C 15B जो भी आपको लिखना है वो लिख देना। ठीक है ना, तो इस तरह से पता जो है 75B ट्रांस कॉलोनी कानपुर, इस तरह से ये आपने डिटेल दी, आपने मनी ऑर्डर की कि भैया ये मनी ऑर्डर था जो नहीं पहुंचा है। आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त मनी ऑर्डर का पता लगाकर उसे शीघ्र गंतव्य स्थल तक या स्थान तक जो है पहुंचाया जाए, मुझे सूचित किया जाए। सर धन्यवाद करके आप अपना नाम लिख कर खत्म कर देंगे। अगला जो पाठ है इसका अथवा पाठ की बात करते हैं। किसी प्रख्यात समाचार पत्र यानी प्रसिद्ध समाचार पत्र के संपादक के नाम लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिख करके रेल आरक्षण व्यवस्था में हुए सुधार, उसमें सुधार हुआ है तो उसकी प्रशंसा करनी है आपको, जो है उसको अप्रिशिएट करना है। सबसे पहले जब आप इस तरह का पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है,
एड्रेस आ गया, एड्रेस के बाद में आपका जो है दिनांक आ गया, दिनांक के बाद में सीधा सीधा आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस लिखने के बाद में आगे बढ़ जाएंगे, हम विषय मेंशन जो करेंगे, मैं हजारों बार बता चुका हूँ, विषय जरूर मेंशन करें। महोदय लिखते हुए स्टार्ट कर देंगे आपकी कहानी जो इसमें विचार करनी है। आपको संपादक को क्या बताना है, रेल के आरक्षण की व्यवस्था जो हुई है उसमें सुधार की प्रशंसा करनी है। फटाफट कर देते हैं सुधार की प्रशंसा। निवेदन है कि मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से रेल आरक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए रेल विभाग की प्रशंसा करना चाहता हूं। आशा है कि आप इसे अपने समाचार पत्र में शामिल करेंगे। पहले हमारे शहर के रेलवे स्टेशन का आरक्षण कक्ष में आरक्षण संबंधी बहुत अव्यवस्था रहती थी, यानी कि सुविधाएं नहीं थी। आरक्षण कक्ष में 2 ही कंप्यूटर थे, जिसके कारण जो है आरक्षण करवाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। बिजली भी कभी कभी बीच में चली जाती थी, जिसके चलते कंप्यूटर काम करना बंद कर देते थे। आरक्षण करने वाले बाबू लोग भी जो है मन से काम नहीं करते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। आरक्षण कक्ष वातानुकूलित यानी एसी हो गए हैं। कंप्यूटर भी 2 की जगह पर 6 लगा दिए गए हैं। अब बिजली की समस्या भी खत्म हो गई है, क्योंकि जनरेटर की भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। आप चाहे कह सकते हैं जनरेटर की जगह यूपीएस, बैटरी, जो भी आप इन्वर्टर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आरक्षण करवाने वाले बाबू भी जो है सक्रिय और युवा और मृदुभाषी हैं, ठीक है, अच्छे बोलते हैं, मीठे बोलते हैं। जो भी आरक्षण करने वाले बाबू हैं उनके बारे में हमने बढ़ाई कर दी। अब आरक्षण का काम इतनी तेजी से होता है कि पंक्ति बनाने की आवश्यकता, लाइन बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सारी की सारी आपने प्रशंसाएं करी है, कुछ गलतियां गिना करके उनकी प्रशंसाएं कर दी। यही होता है लेटर का प्रारूप। मैं अपने शहरवासियों की तरफ से अपनी आपकी इस अच्छी व्यवस्था के लिए रेल विभाग की बार बार प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। ठीक है, सर धन्यवाद करके आप अपना नाम, जो भी आपको अगर एप्लीकेशन में दिया है नाम लिखना है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है 80 शब्दों में सूचना जो है आपको लिखनी है। सबसे पहला, आप जयपुर स्थित सरस्वती उच्च विद्यालय बाल कल्याण परिषद के सचिव है। ध्यान रखना, आपको सचिव बनाया गया है। आप कौन है, बाल कल्याण परिषद के सचिव है, और जो है कौन सा, सरस्वती उच्च विद्यालय की, ठीक है। आपके पास स्थित झुग्गी झोपड़ी, जो भी आपके पास आपके अगल बगल में जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की सहायता के लिए कक्षाएं लगवाने का जो है आपने निर्णय किया, क्योंकि आप सचिव हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी इस पूर्ण कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं उनके नाम 6 जून तक खेल परिषद के कार्यालय में जमा कराने के लिए जो है 80 शब्दों में सूचना तैयार करनी है। बहुत सिंपल सा जो है काम है, कर देंगे सूचना तैयार। उसमें क्या है तो देखिए, सरस्वती जो आपको नाम लिखा है उसका विद्यालय का नाम जरूर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका सरस्वती उच्च विद्यालय, और कहाँ का है ये, तो आपने बताया है कि ये जयपुर में स्थित है, तो जयपुर मेंशन कर दिया। जो चीज़ें सूचनाएं अगर देता है एग्जामिनर तो उन सूचनाओं को मिस मत करना। सूचनाओं मिस करते ही एग्जामिनर फटक से झपट के आपके नंबर काट लेगा, ठीक है, समझदार। तो यहाँ पर बाल कल्याण परिषद सूचना, ठीक है ना, बाल कल्याण परिषद की है आपकी बात हो रही है, देखो बाल कल्याण परिषद, ठीक है। तो सूचना क्या दे रहे हैं आप, ये जो भी मैंने बोल्ड में लिखे हैं, जो काले कलर में आप दिख रहे हैं बड़े बड़े, इनको आप बड़े ही लिखेंगे अपने एग्जाम में भी। और जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, सजाने के लिए नहीं है, ये एग्जामिनर को आकर्षित करने का तरीका होता है। एक टॉपर जो जब कॉपी लिखता है तो बहुत सारी चीज़ों को सोचता है, समझता है, कैसे कॉपी लिखी जाती है। कोई भी आपको कुछ नहीं बताएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं हर मेरा वीडियो है वही चीज़ बताती है जो आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप जैसे लिखेंगे तो इसको एक बॉक्स में जरूर बंद करेंगे। आप अपने ब्लैक और ब्लू दोनों पेन यूज़ कर सकते हैं, बी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज़ किया जा सकता है एग्जाम में। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, कई बच्चों ने मेरे से बहुत सारे कमेंट में भी पूछा है कि सर ब्लैक और ब्लू यूज़ कर सकते हैं क्या, नंबर कट जाएंगे क्या। तो यस, यू कैन यूज़ ब्लैक एंड ब्लू पेन, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू यू कैन यूज़, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, आप जो ब्लैक यूज़ करेंगे फॉर मेन हेडिंग्स, ठीक है, ये फॉर हेडिंग्स एंड दिस इज फॉर आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो आंसर्स लिखेंगे उसके लिए ब्लू, और ब्लैक जो है हेडिंग्स क्या होगा, सरस्वती आपने जो स्कूल का नाम रखा वो हेडिंग हो गया। ये आपका सूचना जो हेडिंग हो गई। दिनांक को आप चाहें तो कर सकते हैं, बोल जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये मेन हेडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसके लिए आप कर रहे हैं ये सूचना, तो ये आपको जरूर बतानी है। सूचना को अंडरलाइन कर सकते हैं आप इस तरह से, जैसे मैंने अभी अंडरलाइन किया, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। गरीब बच्चों की सहायता के लिए कक्षाओं का आयोजन, ठीक है, इसको अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखना, बॉक्स भी बना सकते हैं, बॉक्स के अंदर भी इसको कैद कर सकते हैं। इस तरह से आप बॉक्स बना के इसको कैद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छा लगता है देखने में, और एग्जामिनर समझ जाता है बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है। प्रिय साथियों, हमारे विद्यालय की बाल कल्याण परिषद पास की झुग्गी झोपड़ियों के गरीब बच्चों की सहायता के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाने जा रही है। ये कक्षाएं 1 मास तक हर रोज 5 से 7 बजे तक लगेंगी। इसमें पढ़ाई के दौरान बच्चों को आने वाली समस्याओं का समाधान कराने का प्रयत्न किया जाएगा। इस पूर्ण कार्य के लिए जो भी छात्र छात्राएं आना चाहते हैं वे अपने नाम 6 जून, क्यों मेंशन किया है, इसमें लिखा है 6 जून, ठीक है ना। जो चीज़ बोला है एप्लीकेशन, अगर मास्टर ने पूछ लिया, एग्जामिनर ने जो भी क्वेश्चन दे दिया, अगर उसके हिसाब से ना आंसर नहीं लिखा तो एग्जामिनर को गुस्सा आएगा, ध्यान रखना। इसलिए
आराम से शांति से, इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन पेपर पढ़ने की आदत डालो। अभी से डाल लोगे आपको एग्जाम में 1% भी तकलीफ नहीं होगी और 1% भी आपका समय नष्ट नहीं होगा। अभी से मैं जो क्वेश्चन पेपर देता हूँ उनके पीडीएफ को ढंग से पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशंस देखिए, हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। वे अपने नाम 6 जून तक बाल कल्याण परिषद के कार्यालय में जमा करवा दें। यही चीज इसमें लिखी गई थी एप्लीकेशन में, हमने वही चीज लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा। हस्ताक्षर करके जो भी आपको अपना नाम लिखना है, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया है कि आपको केवल बताया है कि आप बाल कल्याण परिषद के जो हैं क्या हैं, सचिव हैं, लेकिन आपका नाम नहीं मेंशन है। तो आप अपना नाम लिखे, अपने फैमिली का नाम लिखे, अपने माता पिता का, अपने दोस्त का, किसी का भी नाम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन सचिव जरूर लिखे, क्योंकि सचिव आपको मेंशन किया गया कॉपी प्रश्न में, और आप किसके सचिव हैं, बाल कल्याण परिषद के, ये भी मेंशन अवश्य करें। ठीक है, अथवा पाठ की बात करते हैं। अथवा पाठ है, मुखर्जी कॉलेज दिल्ली में छात्र संघ के अध्यक्ष, सचिव और खजांची के पद का चुनाव होगा। ठीक है, ध्यान रखना, मुखर्जी कॉलेज दिल्ली में छात्र संघ के अध्यक्ष, सचिव और खजांची के पद का चुनाव होगा। सलाहकार होने के नाते छात्राओं से नामांकन, छात्राओं क्यों लिखे, छात्रों से होना चाहिए था, चलो कोई है, छात्राओं से नामांकन पत्र जमा करवाने के लिए सूचना देनी है। आपको फिर से एक नोटिस तैयार करना है। सबसे पहले आपको पता है मुखर्जी कॉलेज की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, तो मुझे लिखना है मुखर्जी कॉलेज दिल्ली। सूचना देनी है, यस सूचना देनी है। किसके लिए हो रही है, तो यहां पर देख सकते हैं आप, किसके लिए, नामांकन पत्र जमा कराने के लिए। किसके लिए, सलाहकार होने के नाते छात्रों से नामांकन पत्र जमा करवाने के लिए सूचना देनी है। सूचना किसके लिए देनी है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, यही चीज मेन होती है, एग्जामिनर यही घुमाता है आपको। तो हम जो है नामांकन वाला जो है ये लाइन लिखेंगे। कैपिटल लेटर लिखा है, जो मैंने कैपिटल लिखा है वो कैपिटल ही लिखना है, मोटा लिखा है ये मोटा लिखना है, ये मोटा लिखना है, ब्लैक कलर यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है ब्लू कलर। दिनांक जरूर डालोगे, दिनांक को भूलना नहीं है, दिनांक मत भूलना भैया, आधे नंबर कट जाते हैं। अब आपको जो है सूचना देनी है, आपको सब अच्छी तरह से पता है, छात्र संघ के अध्यक्ष के लिए, सचिव के लिए और खजांची के पद के चुनाव। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि छात्र संघ के अध्यक्ष, सचिव और खजांची के पद के लिए दिनांक 14, जो भी आप डेट डालना चाहें, आप एग्जाम वाला डेट भी डाल सकते हैं, सितंबर, जो भी हमने अपनी मर्जी से डाला है, सितंबर 2022 को चुनाव का आयोजन किया जाएगा। कॉलेज में 25 अगस्त 2022 से सोमवार सुबह छात्र संघ चुनाव के सभी पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दिया है कि इस तारीख को जो है चुनाव आयोजित किया जाएगा और इस चुनाव में भाग लेने की नामांकन जो है आपको इस तारीख से होगी। इच्छुक छात्राएं हैं तो छात्राएं, देखो अभी यही चीज तो मैंने कहा, छात्राओं की बात हो रही है तो छात्राओं को ही मेंशन करना। ठीक है, एग्जामिनर जो पूछ रहा है यहाँ पर सबके लिए नहीं है, ये छात्राओं के लिए। तो छात्राएं नामांकन पत्र 26 अगस्त 2000 जो भी तक भर सकती हैं। 15 सितंबर को मतगणना होगी और विजयी नेताओं या छात्राओं की सूची जारी की जाएगी। अपूर्व आवेदन अमान्य होंगे। अपूर्व मतलब बाद में जो भी आवेदन करेंगे वो अमान्य होंगे, उनकी कोई मान्यता नहीं होगी। ये लाइन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा है, ये एंडिंग करने का अच्छा तरीका है। ठीक है, हस्ताक्षर करते हुए आप जो भी है यहाँ पर क्या है, आपको क्या बोला गया यहाँ पे देखिए, आप जो है सलाहकार होने के नाते है ना, तो यहाँ पे सीधा सीधा आप सलाहकार लिख सकते हैं, निवेदिता लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपना नाम, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये जिसने लिखा है उसका नाम है निवेदिता, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सूर्य कुमार। ठीक है, आप सूर्य कुमार भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं दिया कि आप कौन है। ठीक है, तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख करके और क्या है आप सलाहकार ये मेंशन करेंगे। 17वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसमें से किसी एक विषय पर जो है 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। पहला है, अतिवृष्टि के कारण कुछ शहर बाढ़ से ग्रस्त हैं। यहाँ के निवासियों की सहायतार्थ सामग्री एकत्रित करने हेतु एक विज्ञापन लगभग 60 शब्दों में तैयार करना है। तो आपकी मर्जी, आप कैसा भी विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसा बॉक्स बना करके आपको बताता हूँ, ऐसा ही करना है आपको, अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो। दान से बढ़कर पुण्य नहीं, सबसे बड़ा जो आपको विज्ञापन होता है ना, उस विज्ञापन का मेन जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बोल्ड काले अक्षरों में लिखना है आपको किस लिए विज्ञापन है। ठीक है, दान करना है, दान के लिए हम बोल रहे हैं, तो दान से बढ़कर पुण्य नहीं। उसके बाद एक स्लोगन जरूर लिखेंगे, जन जन का करेंगे उपकार तो जीवन होगा साकार। ठीक है, लोगों का करेंगे भला तो होगा सभी का भला, ये बोला गया यहाँ पे। असम में बाढ़, अब आपको दिया नहीं कि कहाँ पर है, कुछ नहीं बताया है, तो आप कहीं भी अपने घर के आसपास कहीं भी, जिस जगह का नाम है, अमेरिका, कनाडा, कुछ भी, जापान, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में बहुत जगह है। बाढ़ में, आसाम में बाढ़ की पीड़ितों की सहायता हेतु कृपया अपना भरपूर योगदान दें। सिंपल होता है, आपका ज्यादा शब्द नहीं होते हैं इसमें, ध्यान रखना है।
संयोग राशि सामग्री इच्छानुसार, ठीक है, ये ब्रैकेट में आपने बता दिया कि कोई फोर्स नहीं है, आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार, ठीक है ना। और शिविर का आयोजन जो है दिनांक 4 जनवरी, जो भी डेट आप डालना चाहें, से लेकर के 8 जनवरी 2000 तक किया जाएगा। ये तो आपने सूचना दे दी। अब नीचे जो है आप स्थान मेंशन करेंगे कि ये जो है सूचना तो आपने दे दी, लेकिन ये शिविर कहाँ लगेगा, कहाँ पर वो मिलेंगे लोग और कब से कब तक वो रहेगा। तो यहाँ पर स्थान जो है रामलीला मैदान, जो भी है, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कर्नाटका, जो भी बोलना चाहें। और समय जो है वो सुबह 9 से 5 बजे तक, आप समय 10 से 4 बजे तक, 10 से 2 बजे तक, आपकी मर्जी वो लिख सकते हैं। हो गया कंप्लीट विज्ञापन, समझ में आया। अथवा पार्ट में फिर से देखिए, आपके शहर में एक नया वाटर पार्क खुला है जिसमें पानी के खेल, रोमांचक झूले, मनोरंजन खेलों के खान पान की व्यवस्था के लिए है, ठीक है ना। और इसके लिए एक विज्ञापन का आलेख जो आपको लिखना है। विज्ञापन फिर से तो आप कोई भी नाम लिखते हैं, अप्पू, पप्पू, जो आपको करना है। वाटर पार्क, ठीक है, आप जानते हैं, घूम चुके होंगे बचपन में, बच्चों आप लोगों को सभी माता पिता ने घुमाया होगा। नहीं घुमाया होगा तो आप खुद भाग भाग के दोस्तों के साथ जरूर घूमे होंगे। तो इस तरह का एक डायग्राम आप बनाना चाहें तो एक रफली स्केच बना सकते हैं। नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये स्केच बहुत फायदेमंद होता है। स्केच हमेशा बनाना सीखिए, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी आप कार्टून नेटवर्क टाइप में बना करके पानी सा दिखा दोगे या झूला सा दिखा दोगे, हो गया काम खत्म। अब जो है आपको मेन चीज़ तो आपको लिखनी है कि ये किसके लिए है, वाटर पार्क के लिए, नया वाटर पार्क के लिए ना। तो पार्क, उसको हमने कैपिटल हाईलाइट किया। उसके बाद में आपके शहर में आज ही आए और मस्ती करें, ये हमने स्लोगन दिया, ठीक है, जल्दी करें, ठीक है। और इसको हमने कैपिटल में दिखाया। जो चीज़ें हमें ऐसा लगता है ना कि जिनको आकर्षित करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है उसको कैपिटल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा 3, 4, 5 अक्षर कैपिटल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहले 100 ग्राहकों को 1 सप्ताह का निःशुल्क पास, यहां पर बहुत अच्छा जो है ये नोट भी आप कर सकते हैं। नोट, पहले 100 ग्राहकों को 1 सप्ताह के लिए निःशुल्क पास, ठीक है। विशेष आकर्षण जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम उस विशेष आकर्षण को लिख देंगे। पानी के विभिन्न खेल, रोमांचक झूले, मनोरंजन खेल, रेन डांस, खान पान की अच्छी व्यवस्था। और फिर उसके बाद में पता जरूर लिखेंगे, छोटा सा डब्बा बनाएंगे नीचे की तरफ। जैसा जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना, हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, जैसा मैंने किया है ऐसा ही करा करें अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो। पता जरूर लिख देंगे। आप अपने घर का, अपने पड़ोस का, अपने किसी मॉल का, किसी वहीं भी यार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मोबाइल नंबर मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। 98 करके लिख देना, ओके, इट्स ओके। नाउ वी आर मूविंग टू द 18th क्वेश्चन। बुरा करने का बुरा ही होता है विषय पर लघु कथा जो है 100 शब्दों में लिखनी है। आपकी मर्जी है, आप कोई भी कथा लिख सकते हैं। और मैं जो कथा लिख रहा हूं इसको समझिए। बुरा करने का फल बुरा ही होता है। एक बार किसी गांव से 3 भाई धन कमाने के लिए परदेश रवाना हुए। रास्ते में उन्हीं की तरह यात्रा पर निकला एक किसान, ठीक है, एक किसान मिला जिसके पास कुछ धन था। सभी भाइयों के मन में किसान को ठगने का विचार आया। उन्होंने उसे यात्रा में साथ ले लिया, ठीक है। उन भाइयों ने उस किसान को बोला कि हम भी उधर ही जा रहे हैं, तुम भी चलो। रात को वे एक मंदिर में रुके और तीनों भाइयों ने किसान को खाना लेने भेजा। जब वो खाना लेकर का आया तो उसे किसी काम में, यानी को उस किसान को बोला होगा कि ये काम कर लो, ये काम पेंडिंग पड़ा है इस तरह से, या ये कर दो, तो फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो उसको जो है किसी काम में जो है उलझा करके अधिकांश खाना तीनों खा गए, तीनों ने खा लिया। किसान बेचारा आधा पेट ही रह गया। वह आगे के लिए सावधान हो गया और उसने बदला लेने का निश्चय किया। परदेश में धन कमाकर, अब जो ये तो कहानी थी जब वो जा रहे थे, अब लौटने की कहानी। परदेश में धन कमाकर लौटने से पहले तीनों ने किसान से रात को खीर बनवाई और कहा जिसे सबसे अच्छा सपना आएगा वह इस खीर को सुबह खाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन रख दी गई कि जिसको सपना अच्छा आएगा वही खीर को खाएगा। चतुर किसान ने उनके सोने के बाद ही खीर खा ली और सुबह तीनों भाइयों ने सपने सुनाने शुरू किए। एक ने कहा, पहले भाई ने कहा, मैं जयपुर नरेश को सपने में मेरा सत्कार करते देखा, यानी जयपुर नरेश मेरा आदर कर रहे थे, ये देखा। पहला उसको अच्छा सपना ये बोला। दूसरे भाई ने बोला, मैं मगध दरबार में राजा के साथ में नर्तिकाओं का नृत्य देख रहा था, ये सपना दूसरे भाई का था। तीसरे भाई ने कहा, मैं सपने में केदारनाथ पहुंच गया, ये तीसरे भाई का सपना था। इसके बाद किसान बोला, सपने में मुझे एक बलिष्ठ आदमी ने खूब मारा और सारी खीर खाने के लिए बाध्य कर दिया। यह सुनते ही तीनों चिल्लाए, तूने हमें जगाया क्यों नहीं, तो वहां पर हम तुझे बचा लेते। तो किसान बोला, कैसे जगाता, तुम तीनों तो अलग अलग जगह पर या अलग अलग शहरों में गए थे। इस तरह से आप कहानी को खत्म कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है। और आप लिख सकते हैं इसका सीधा सीधा, हमने ऊपर पैराग्राफ ही दे दिया कि बुरा करने का नतीजा बुरा ही होता है। इसका अगला और लास्ट पार्ट जिसमें आपसे पूछा गया अथवा। अथवा में देखिए, आपके क्षेत्र में कोई भी टेलीविजन सहजता से दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। आप कहीं भी रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज तक तो नेटवर्क भी नहीं पहुंचे हैं। अभी अभी मैंने एक न्यूज़ देखा, उसमें
पहचान पत्र बनवाने के लिए पहाड़ पर 300 फीट ऊपर चढ़ना पड़ा, क्योंकि वहां पे नेटवर्क की असुविधा थी। सरकारी कर्मचारियों को 300 फीट ऊपर पहाड़ पर चढ़ करके अपने लैपटॉप और कंप्यूटर को ले जा करके वहां पर जो लोग थे, ग्रामीण थे, उनके जो है आईडी बनाने पड़े। सोचिए कि ये हालत है आज की जनरेशन, आधुनिक दुनिया में हम जी रहे हैं भारत में, ठीक है। तो आपके क्षेत्र में कोई भी टेलीविजन सहजता से दूरदर्शन का कोई कार्यक्रम नहीं पकड़ रहा है, बहुत संभव है कि यह केवल ऑपरेटर जो होते हैं उनकी कारस्तानी हो, और दूरदर्शन के महानिदेशक, जो दूरदर्शन के जो कर्मचारी महानिदेशक हैं, उसको एक ईमेल लिख करके इसके बारे में उनका जो है ध्यान आकर्षित करना है। सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी जो भी लिखना चाहते हैं, उसके बाद जिस दूरदर्शन को बोला गया है, ठीक है, दूरदर्शन का एड्रेस डाल देंगे, कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट जरूर मेंशन करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्जेक्ट, किस लिए ये आप जो है लिख रहे हैं। टेलीविजन पर दूरदर्शन के कार्यक्रम का धुंधला या दिखना या ना आना, यही चीज यहाँ पे बोल रहा है, कार्यक्रम नहीं पकड़ रहा है। ये भी आप लिख सकते हैं कि टेलीविजन सहजता से दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं पकड़ रहा, ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब सीधा सीधा एप्लीकेशन जैसे लिखते हैं ना, वैसे ही लिखना होता है इसको। सेवा में महानिदेशक, किसको लिखना था, महानिदेशक को यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। दूरदर्शन निदेशालय, ये भी लिखा हुआ है उसमें। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप ये पूरा का पूरा ये लिखो, जरूरी हो अगर आपको समझ में आता है तो लिख दो, नहीं तो नई दिल्ली से ही काम चल जाएगा। महोदय, हम जिला गुड़गांव, आप कहीं भी अपने गांव का नाम लिख दो, के एक गांव में रहते हैं। कल हमारा पूरा गांव विजय चौक पर निकली गणतंत्र दिवस की परेड दूरदर्शन पर देख नहीं सका। कारण यह है कि हमारे क्षेत्र में किसी का भी टेलीविजन सहजता से दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं पकड़ता। हमें संदेह है कि यह हमारे क्षेत्र में केबल ऑपरेटरों की कारस्तानी है। उन्होंने केबल का जो जाल बिछाया हुआ है, उसके चलते किसी भी दिशा में एंटीना क्यों न लगाया जाए, दूरदर्शन के राष्ट्रीय लोकसभा या फिर भारती के कार्यक्रम टीवी स्क्रीन पर या तो आते ही नहीं है, और कभी कभार आते हैं तो धुंधले दिखाई देते हैं। हमारा अनुरोध है कि इस संदर्भ में आप व्यक्तिगत रुचि लेकर के इसकी जांच कराएं। यदि कोई विभागीय तकनीकी समस्या है तो उसे दूर करवाएं। यदि यह कोई बाहरी कारणों से हो रहा है तो उस शरारती तत्वों की खबर लें। हमें यकीन है कि आप बहुत जल्दी ही हमें यकीन है कि हमें यकीन है कि बहुत जल्दी हम अपने टेलीविजन पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रसारित किए जाने वाले दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम बिना व्यवधान के देख सकेंगे। अगर आपको ये याद नहीं रहता, बहुजन बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुजन सिखाय बहुत ही अच्छा, इसके ऊपर तो पैराग्राफ और निबंध भी आते हैं। तो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय नहीं लिखना चाहते, आप सीधा चल गए, हम अपने टेलीविजन पर, हमें यकीन है कि हम बहुत जल्दी अपने टेलीविजन पर प्रसारित किए जाने वाले दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम बिना व्यवधान के देख सकेंगे। ये भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपकी मर्जी है, आप बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सहयोग की अपेक्षा से आपके दर्शक जो भी है, आप 2-4 नाम लिख करके खत्म करेंगे। कहाँ के निवासी हैं, गुड़गांव के, कोई गांव का नाम आपने लिख दिया, नूरपुर फुरपुर जो भी है गांव जो है, और मेवात क्षेत्र जो भी क्षेत्र लिखना चाहें तो ठीक है, गांव का नाम, उसके बाद जिला गुड़गांव जरूर मेंशन कर देंगे। इस तरह से आपका खत्म हो गया। तो ये रहा आपका सोल्यूशन, और ये पूरा का पूरा मिशन मेरिट के हिसाब से हम चल रहे हैं 2022-23 एग्जाम के लिए। अगर यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं गारंटी दे चुका हूँ 100%, ठीक है। मैं तो 100% आपको बोल रहा हूँ, ये 1,00,000% मान के चलिए, 1,00,000 में शून्य कितने, उतने उतने प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज आपकी आएगी अगर आप सारे वीडियोस को ध्यान से पढ़ रहे हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर करना ना भूले, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों तक ये मटेरियल जो पहुंच पाए। सहजता से ये मटेरियल्स जो हैं सभी तक नहीं पहुंच पाते हैं, सभी तक अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, बच्चे एक्टिव नहीं होते, वो चीज़ें नहीं देखते हैं, वो बस कहीं और खोए रहते हैं, कुछ उनको कुछ और दिखाता है, कोई कुछ और देखता है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो उनके लिए नुकसानदायक है। तो वो जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना चाहिए जो उनके एग्जाम में आने वाली है। तो शेयर करें, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी समस्या है, कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, दरबार खुला हुआ है, उसमें आप कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से हम हाजिर होंगे।